बजट के इस महा कवरेज के बाद आज फिर से बजट स्टॉक एक्सचेंज में आप सबका स्वागत है। बाजारों के लिए है भरपूर एक्शन वाला दिन। अमेरिकी बाजारों में हो चुकी है फेड की मीटिंग, भारतीय बाजारों में आ चुका है बजट, अदानी का हो चुका है एफपीओ रद्द, वायदा कारोबार में हफ्ते की एक्सपायरी और ढेर सारे रिजल्ट। इन सब के बीच में स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अगर कल के एक्शन से आप संभल चुके हो तो एक और एक्शन पैक दिन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि बजट के बाद के दिन की बात करनी है। वीकली एक्सपायरी है, इतने नतीजे हैं, इतना सारा रिएक्शन आ रहा है, अंजी समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें। शुरू 9:15 बजे से करते हैं और अंत 3:30 बजे करते हैं, और इसके बीच में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा, शायद किसी को अंदाजा ना हो, क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन तो बिल्कुल वैसे ही रहे कि आप बिल्कुल अंदाजा ना लगा पाएँ कि क्या कुछ होगा। लेकिन जिन संकेतों के दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन की हमें करनी है शुरुआत, आज के ट्रिगर्स आपके सामने रख दे रहे। ऐसा कम आपको देखने को मिलेगा कि ट्रिगर्स 4 के बजाय 6 हों। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें 4 भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन आज आइए बता दें, पहले अमेरिका के ट्रिगर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। फेड को महंगाई में कमी आते हुए दिख रही है, ब्याज दरें उन्होंने उम्मीद के मुताबिक 1/4% बढ़ाई है। नैस्डैक 2% उछल कर बंद हुआ है और डाउ ने दिखाई स्मार्ट रिकवरी। 750 पॉइंट की दिन भर की रेंज के बाद 500 अंक का सुधार। डॉलर इंडेक्स 9 महीने के निचले स्तरों पर 101 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा। तो ये तीनों ट्रिगर्स आपके ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हमारे अपने ट्रिगर्स भी आपके लिए बेहद अहमियत वाले हैं, क्योंकि अच्छे खासे बजट से मूड खराब करता हुआ अदानी ग्रुप के शेयरों का अब यू टर्न होता दिख रहा है। एफपीओ रद्द कर दिया गया है अदानी एंटरप्राइजेस का। ब्रिटानिया, यहाँ पर कल नतीजा है, बाजार बंद होने के बाद अशोक लेलैंड के नतीजा हैं। कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट पर आज रिएक्शन रहेगा, और आज रिजल्ट्स के लिहाज से बिजी है। निफ्टी में 3, वायदा कारोबार में 11 कंपनियां। और आप सोच लीजिए, दीप की 6 ट्रिगर के बावजूद आज वीकली एक्सपायरी जो इतनी इंपॉर्टेंट वाली है, उसको जगह ही नहीं मिली। जगह ही नहीं मिली सर, हमारी विंडोज खत्म हो गई इतने सारे ट्रिगर से। आज 2-2 विंडोज हमें बनानी पड़ी। बट बाजार की बात करनी है सर, इतने सारे ट्रिगर्स आए, उनकी बात करनी है। बट एक स्पेशल बधाई देनी है सर, कल की शानदार बजट कवरेज पर हमारी टीम ने कई सारे आंकड़े देखे। थ्रू द डे भी हमने बताए। ट्विटर पर हम ट्रेंड हो रहे थे, यूट्यूब पर हम ट्रेंड हो रहे थे, फेसबुक पर हम ट्रेंड हो रहे थे, बाकी सोशल मीडिया पर हम ट्रेंड हो रहे थे, एंड ऑफ कोर्स हमारे रोज के व्यूअर्स बाकी चैनल्स और अन्य माध्यम से जो जुड़ते हैं वो तो हमारे साथ कल जुड़े हुए थे सर। बिल्कुल दीप, इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र अगर कोई है तो वो हमारे दर्शक, जो बाजार के लिए, देश के लिए सबसे बड़े दिन, बजट के दिन, वो भरोसा करते हैं जी बिजनेस पर, आप पर, हम पर और हमारे पैनल पर, कि हाँ सबसे बड़े दिन हमें कहाँ रहना है, क्या देखना है। और कल के जो आंकड़े, शुरुआती आंकड़े जो हमें आए, मैं ये कहूँगा कि ये आंकड़े हमें और विनम्र और हम्बल बनाते हैं, क्योंकि अब तक के हमारे 5 साल के इतिहास में जो हमने शुरू किया है कवरेज, उसमें अब तक के सबसे बेहतर आंकड़े हैं, सबसे बेहतरीन आंकड़े, और सबसे ज़्यादा मार्जिन से हम इस बार लीड करते हुए दिखें। ये देखना सुनना हमेशा बहुत अच्छा होता है कि आप बजट के दिन आप जनरल न्यूज़ चैनल से आगे निकलें। एक और इंटरेस्टिंग बात दीप ये है कि बजट स्पीच के दिन, बजट स्पीच के वक्त जो 1-1.5 घंटे का समय होता है, जब वित्त मंत्री जी बात कर रही होती है, उस समय अगर आपका चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है तो ये अपने आप में कोई न कोई एक बड़ा मैसेज देता है, क्योंकि बजट का स्पीच आप कहीं भी सुन सकते हैं, वही वित्त मंत्री जी है, वही बजट है और वही सारे चैनल्स हैं, कहीं भी सुने वही आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन शायद कुछ न कुछ ऐसा आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है जो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, और वो मुझे लगता है वो एक अलग डिफरेंस करने वाला फैक्टर है, और इसी वजह से शायद दर्शक ये बिजनेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं दिल से हमारी पूरी टीम को, जो पर्दे पर मैं और दीप आपको नज़र आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की हमारी जो पूरी टीम है, हर एक डिपार्टमेंट के लोग जिन्होंने दिल लगाकर, जान लगाकर, दिन रात काम किया है, इसके अलावा हमारे सारे पैनल के एक्सपर्ट्स, सारे बड़े और गेस्ट जो बजट के दिन हमें समय देते हुए हैं, और सारे हमारे दर्शक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यही प्यार बनाए रखें, और इस प्यार, आपके इस प्यार और विश्वास की जिम्मेदारी हम समझते हैं, और कोशिश करेंगे इस पर हम हमेशा खरे उतरें। एब्सोल्युटली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और बहुत बहुत बधाई सर आपको और हमारी पूरी टीम को। एक सक्सेसफुल शानदार बजट रहा जी बिजनेस के लिए। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है दीप, कल एक ट्रेंडिंग की भी बात हो रही थी कि हम नंबर 2 ट्रेंड कर रहे थे। ट्रेंड करना किसी एक आध दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ समय के लिए ट्रेंड का। इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर कोई बिजनेस चैनल या बिजनेस एंकर ट्रेंड करता है, तो इसका मतलब ये कि देश में बिजनेस जर्नलिज्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी देश की जनता, हमारी देश की यूथ, क्योंकि ट्रेंडिंग में यूथ का योगदान ज़्यादा है। करेक्ट। शायद बड़ी उम्र के लोग उतना ट्विटर पर एक्टिव ना हो, ट्वीट ना करें, लेकिन अगर देश का यूथ वाकई में
फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जो अवेयरनेस है उस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये आंकड़ा है ना बहुत दिल को सुकून देने वाला है। एब्सोल्युटली। कि कम से कम चलिए अच्छी बात है कि हमारी जो नई जनरेशन आ रही है वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं तो पहले आप यकीन मानिए बजट के दिन सारे हमें यंगस्टर्स सोचते थे हमारे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कुछ महंगा होगा कुछ सस्ता होगा वही बजट है, और जो होगा वो पापा का होगा, है ना। करेक्ट। हमें क्या करना, हम तो अभी हमारे तो अभी आराम से खाने खेलने के दिन है। सो लेकिन वो बदलाव दिख रहा है। 20 से 30 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, जो टेक सेवी हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अगर वो आपको देखते हैं, ट्वीट करते हैं, ट्रेंड करते हैं, तो ये एक देश का बड़ा बदलाव है। ये हमारा आपका नहीं कि चलिए मैंने ट्रेंड किया किसी और ने किया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया में ट्रेंड करें तो ये एक बड़ी इंडिकेशन लेने वाली बात है। और ये अच्छा लगता है कि जब वाकई में हमारे नौजवान पैसे को लेकर, सेविंग को लेकर, निवेश को लेकर ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, बहुत अच्छा फील होता है। हम सबकी विक्ट्री है ये तो। एब्सोल्युटली। चलिए बड़ी बात है, अच्छा लगता है और अच्छा दिन भी रहा बाजार के लिए सर। हालांकि उतना खास दिन नहीं रहा, ट्रेडर्स को मजा आया होगा भरपूर वॉलेटिलिटी में। एंड में हमने कुछ अहम लेवल्स भी रिक्लेम कर लिए, बट अब जो हो गए 20-22 घंटे हो गए बजट का आए हुए, थोड़ा एनालिसिस करने का वक्त भी मिल गया है। तो एक बार फिर से मैं आपकी एनालिसिस जानना चाहूंगा बजट में, क्या कुछ खास दिखा इस बजट में हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए एंड ऑफ कोर्स बाजार के लिए? देखिए दीप, मुझे नहीं लगता कि बजट में कुछ भी ऐसा खराब है जिसकी वजह से आपका मूड खराब होना चाहिए। राइट। तो पहली चीज़ तो कि खराब क्या है और वो खराब क्या और ज़्यादा खराब हो सकता था। तो जो ज़्यादा खराब हो सकता था उसमें वही बात थी कि कोई कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता, कुछ बदलाव किया जाता, ऐसा तो कुछ वहाँ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। बिल्कुल। तो जो सबसे ज़्यादा खराब हो सकता था वो हुआ नहीं। अब दूसरी बात, अगर थोड़े बहुत सेक्टर्स के लिए कुछ कंपनियों के लिए कुछ अच्छा कुछ खराब हमेशा होता है, तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए थोड़ा सा शायद ये मुश्किल समय है। जिस तरह के प्रोविजंस आए हैं, चाहे वो बड़ी प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर हो या न्यू टैक्स रिजिम में एटीसी को हटाने को लेकर, उसके लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव वहाँ है। थोड़ा नेगेटिव रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मान कर चल सकते हैं, क्योंकि एटीसी का हटना, अगर आप होम लोन लेते हैं और उसमें प्रिंसिपल का रिपेमेंट करते तो एटीसी में छूट मिलती, वो नहीं मिलेगी। प्लस पहले कैपिटल गेंस आप जितना भी आपने किसी भी एसेट से कमाया, अगर घर खरीदने में लगाएं तो आपको छूट मिल जाती थी, उसको 10 करोड़ तक लिमिट कर दिया। तो थोड़ा सा नेगेटिव आप मानकर चल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई खास ऐसा नेगेटिव आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं। नो डाउट, सुनने में देखने में अच्छा लगता है कि इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट्स बढ़ाई हैं, न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल से है अच्छा, सही डायरेक्शन में। स्लैब्स का कम करना, राइट, और साथ ही साथ थोड़ी सी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाना, लेकिन मुझे लगता थोड़ा और ज़्यादा भी किया जा सकता था। लेग रूम था। वित्त मंत्री जी ने 35,000 करोड़ ही निकाला साइड में, कि 35,000 करोड़ की बर्डन में लूंगी, करेक्ट, ये टैक्स रेट्स कम करके, एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा के। मुझे लगता है कि आप देखिएगा इससे ज़्यादा पैसा तो उनका पर्सनल टैक्सेशन में बढ़कर आ जाएगा, जो टारगेट उन्होंने रखा है। तो आई थिंक थोड़ी सी और दी जा सकती थी। लेकिन एक और अच्छी बात ये भी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट कहीं से नहीं है, किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह सकते। और आप खुद देखिए कि पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिहाज से कुछ खास कहा नहीं गया। तो ओवरऑल बजट अगर आप देखें, ग्रोथ बढ़ाने वाला है। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि अगर आप 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कैपेक्स करने जा रहे हैं, ये ग्रोथ को बढ़ावा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी। और इसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट आपने 6% के नीचे रखा है, उसको 4.5% तक ले जाने का आपका वित्त वर्ष 2026 तक का जो टारगेट है, मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन रखा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बजट सही डायरेक्शन में है और जिस तरह के बजट की इस वक्त ज़रूरत थी, उम्मीद थी, उससे बेहतर आया है। उससे बेहतर है। बजट में कहीं कोई खराबी आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते जिसकी वजह से ये कह के बाजार खराब होना चाहिए या इकोनॉमी को ग्रोथ लाने में मुश्किल होगी। तो दुनिया भर में जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए जो कुछ भी आया है वो बजट में बेहतर ही है। सबसे बेहतर, ठीक है। तो चलिए, बजट के लिहाज से तो कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट बजट, हमारे एक्सपर्ट्स भी कल कह रहे थे, अनिल जी आज आपको फिर से कह रहे हैं कि अनुमान से तो बेहतर ही था, जो बाजार को और इकोनॉमी को चाहिए था उससे तो अच्छा है। तो फिर सर उसकी बात करते हैं जिसकी वजह से कल मूड खराब हुआ। इनफैक्ट कल क्या, पिछले एक हफ्ते से, पिछले वेडनेसडे को आई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, तब से अब तक रोज कुछ ना कुछ इसको लेकर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो कल क्या हुआ, एंड मोर इंपॉर्टेंटली सर, जो कल शाम को अनाउंसमेंट आए, इन्होंने अपनी एफपीओ वापस ले लिया, 20,000 करोड़ रुपए की एफपीओ वापस ले ली गई है, इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाया जाएगा। इसको अच्छी तरह से देखना है, पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना है, ये बताइए। तो मैं पहले कल की बात कर लूँ और उसके बाद हम देर रात के डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। तो कल जब वित्त मंत्री जी ने भाषण खत्म किया, जी, कहीं कोई खराबी नहीं।
18,000 के नज़दीक निफ्टी पहुंचता हुआ 17,975 का हमने हाई बनाया है। बैंक निफ्टी 42,000 के आंकड़े को छूता हुआ दिखा, राइटली सो जी। क्योंकि जिस तरह का आपको इंडिकेशन इकोनॉमी के लिए चाहिए था, जिस तरह का इंडिकेशन आपको मार्केट के लिए चाहिए था, वो सब कुछ आपको मिला। क्रेडिट स्विस की एक खबर के चलते जो कि रॉयटर्स के हवाले से आई थी कि उन्होंने अदानी के जो बॉन्ड्स हैं उनकी लेंडिंग वैल्यू ज़ीरो कर दी है। जीरो कर दिए इसका मतलब नहीं बॉन्ड्स डिफ़ॉल्ट हो गए, लेकिन उन्होंने मान लिया कि डिफ़ॉल्ट है या जीरो है, और उसके चलते एकदम से पैनिक आया। और उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर घटना शुरू हुए। काश ये कल हो जाता, कल परसों हो जाता, या कल अर्ली मॉर्निंग हो जाता बजट के पहले, तो शायद आपके पास जगह होती। दिक्कत क्या थी? एक तो ये कि अदानी ग्रुप के शेयरों में पहले से ही मुश्किल मामला है। एफपीओ भर गया, लेकिन आपको पता है एफपीओ भर रहा है लेकिन जो प्राइस है मार्केट में उससे कहीं नीचे है, तो कॉन्फिडेंस नहीं देती। आप मुझे तब भी पूछे थे कि क्या एफपीओ भर जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मेरा कहना यही था कि सिर्फ एफपीओ भरने वाली बात नहीं है। एफपीओ भर के अगर स्टॉक इशू प्राइस के एफपीओ प्राइस के ऊपर ट्रेड करे तो वो आपको एकदम मजबूत कॉन्फिडेंस देता है, वो मिसिंग था। और इन खबर के बाद जो बिकवाली शुरू हुई तो शायद वो फिर काफ़ी भारी पड़ती हुई दिखी। तो आई थिंक बाजार दो धड़ों में बट गया दीप। एक वो है जो पूरे बाजार को देखते हैं एक्स अदानी एक्स बैंक्स, ठीक है, अदानी ग्रुप शेयर और उसके साथ साथ उसका इम्पैक्ट बैंकों पर। करेक्ट। तो बैंक और अदानी ग्रुप के शेयर होते हैं कमज़ोर, और दूसरा मार्केट अलग है जो इनसे हट कर है, जिसमें आपके ऑटो, आईटी, फार्मा, वॉट नॉट सारे के सारे आ गए। अब भी आपको बाजार उसी तरह से देखना पड़ेगा कि आप अदानी ग्रुप के शेयरों को और बैंकों को एक साथ देखें मिलकर कि उनका सेंटीमेंट क्या है, और दूसरों को एक साथ देखें। और इन सब के बीच में सेंसेक्स निफ्टी की कश्मकश चलती रहेगी, क्योंकि निफ्टी में हर एक सेक्टर का वजन है। बैंक्स का ज़्यादा है, अदानी ग्रुप के दो शेयरों का भी है, दूसरी तरफ आईटी, ऑटो संभालने को तैयार भी हो सकते हैं। सो आई थिंक दोनों का बैलेंस आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से होता है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छे मैं एक ही सेंटेंस में सारी बात कह देता हूँ, और वो ये कि हमने कल अदानी ग्रुप के शेयरों की तेज़ गिरावट की वजह से एक बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन बजट को वेस्ट कर दिया। बिल्कुल, ये आप कल भी कह रहे थे। हाँ, नहीं तो इतना बढ़िया बजट था, इस बजट के दम पर हम 4-6 महीने आराम से गाना गा सकते थे, वाह हिंदुस्तान में बढ़िया तेजी, ये माहौल वो माहौल। लेकिन एक बार उस पर ब्रेक लग गया, और ये ब्रेक जब हटेगा तब वापस मूड बनेगा। ठीक है, बट जरा ये थोड़ा समझाएं सर, ये जो अब एफपीओ वापस लिया है, इसको एक तो किस तरह से समझना है, कंपनी पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है सर, क्योंकि इन्हें डेट रीपेमेंट, केपेक्स, आगे कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसा चाहिए था, अब क्या करेंगे? देखिए, दो तरह से एफपीओ रद्द होने के इम्प्लीकेशन को देखना है। एक कंपनी पर असर, दूसरा बाजार पर असर। कंपनी पर जाहिर सी बात है कि इक्विटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंपनी को, क्योंकि जिस तरह से बार बार जो सवाल उठते हैं कि डेट काफ़ी ज़्यादा है, डेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डेट कम करने के लिए आप इक्विटी लाकर उसको डीलीवरेज कर सकते हैं। 20,000 करोड़ इसीलिए जुटाए जा रहे थे। उस 20,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी के लिए जाना था। बाकी 4,100-200 करोड़ रुपए आपके जाने थे डेट रिपेमेंट में, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में। सो अब सवाल ये कि ये 20,000 करोड़ नहीं आएंगे कंपनी के पास, नियर फ्यूचर में तो नहीं दिखता है। तो फिर क्या ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी को लेकर कंपनी अपने जो कैपेक्स प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक्सपेंशन प्लान है, वो होल्ड पर डाल देगी? करेक्ट। पीछे छोड़ देगी कि अभी छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं, कभी पैसा है तो आप नया काम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कॉर्पोरेट डिसीजन है, उसमें गलत नहीं है। कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए मैक्सिमम आप 25% ले सकते हो, वो उन्होंने लिया भी, वो भी चलो आप जैसे तैसे काम चलाएंगे। लेकिन 4,000 करोड़ के आपने डेट रिपेमेंट की बात की, और बाकी डेट भी जो रिपेमेंट करना है वो कैसे होगा, कब होगा, उसको लेकर क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब शायद आपको थोड़े समय में आते हुए मिलेगा। तो आई थिंक डेट रिपेमेंट वाला मामला है। ये तो हो गया कंपनी के लिहाज से। अब आइए बाजार के लिहाज से क्या है। बाजार के लिहाज से दो चीज़ें हैं दीप। एक, जाहिर सी बात है, शॉर्ट सेलिंग हुई है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले भी और बाद भी, बिल्कुल राइट। और दूसरा, डिलीवरी वाली बिकवाली। अब 20,000 करोड़ का एफपीओ भरा है, हो सकता है काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हों जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई एफपीओ में, और एफपीओ में एप्लीकेशन लगा के उन्होंने शॉर्ट भी किया हो, सेफ रहने के लिहाज से, राइट, कर सकते हैं। क्योंकि अब इस तरह के एफपीओ में अगर कोई भी एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं तो वो सोच समझ कर लगा रहे हैं और अपने रिस्क को हेज करके लगाते हैं, बिल्कुल राइट। तो अब आज एफपीओ रद्द होने के बाद क्या वो शॉर्ट कवरिंग करते हैं?
और शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो भी उनके लिए मुनाफे में है। यस। आज मतलब अगर उन्होंने किसी भी भाव में 1800, 1900, 2000 में भी शॉर्ट किया होगा तब भी सॉरी 3000 में, माफ़ कीजिएगा, एक तो ये इतना जल्दी जल्दी आंकड़ा बदलता है एक दिन में हाँ, 2800, 2900, 3000 में भी अगर शॉर्ट किया होगा तब भी आज 2100, 2200 का भाव है। सो पहली चीज़ ये कि कितनी शॉर्ट कवरिंग आती है और कितनी एग्रेसिव। बिल्कुल। कंपनी का एफपीओ वापस ले लेने से एक चीज़ ये कि अब उन्हें एफपीओ में जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है, जिनका पैसा लगाया, उनके बारे में एक टेंशन कम हुई कि सोचना नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम जो बड़ी है, जिसका कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि जब आप दो तरीके से युद्ध लड़ना, इसकी बिकवाली आ सकती है, कौन क्या कर सकता है, दूसरा एक एफआईज के तौर पर, क्योंकि आपका अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो अगर एफआईज की बिकवाली आती है और वो बिकवाली जारी रहती है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। Right. सो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग और एफआईज की डिलीवरी बेस्ड बिकवाली, इन दोनों के बीच में युद्ध है। युद्ध है आज। हाँ, और ये इस युद्ध की समाप्ति कब होगी वो भी बता दूं। इस युद्ध की समाप्ति तब होगी जब एग्रेसिव डिलीवरी बेचने वाले एफआईज अपनी डिलीवरी बेचकर रुक जाएंगे, तब जाकर उसका सॉल्यूशन आपको आता दिखेगा। हाँ, अब वो आज होता है, कल होता है, या कितने दिनों बाद होता है, ये मुझे नहीं पता। दूसरा बड़ा सवाल ये कि चलिए एफपीओ के सामने किसी ने शॉर्ट किया, वो शॉर्ट कवरिंग करने तो आएंगे, लेकिन अगर मान लें उन्होंने शॉर्ट नहीं किया, जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, मान लीजिए कि जेन्युइन इन्वेस्टर है, जिन्होंने वाकई में उनको लगा कि नहीं हमें तो पैसा लगाना चाहिए एफपीओ में, भले ही 200 रुपये 300 रुपये नीचे है, तो आज उनका लिटमस टेस्ट है। Exactly. क्या 20,000 करोड़ की खरीदारी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 1000 रुपये नीचे आ सकती है क्या? Yes. अगर नहीं आती है तो एफपीओ पर भी सवाल उठते हैं। हाँ। और अगर आती है तो जो कुछ भी प्रॉब्लम है स्टॉक की, जो गिरने गिराने की, वो खत्म हो जाएगी। सो आज जिन लोगों को पैसे मिलने वाले हैं, वो आज कल कभी भी हो, हाँ। नॉट नेसेसरी इशू रद्द हुआ तो आज के आज पैसे आ जाए, एक आध दो दिन लग सकते हैं, प्रोसेस है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि उनकी खरीदारी आनी चाहिए। Exactly. और आनी ही चाहिए। हाँ। अगर आपको 3000 रुपये में, 3100 रुपये में, 3200 रुपये में एक स्टॉक अच्छा लग रहा है तो 2100-2200 में क्यों नहीं एक दिन बाद? एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। 20,000 करोड़ की जगह 40,000 करोड़ की बाइंग आनी चाहिए। एग्जैक्टली। करेक्ट होना ही चाहिए। वो दूसरा बड़ा सवाल है जो देखना होगा। बाकी तो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। सो एग्जैक्टली ये कहना मुश्किल है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछ भी रहे थे, ट्वीट भी कर रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे, एफपीओ रद्द होने के बाद क्या होगा, स्टॉक भाग जाएगा, घट जाएगा, ख़राब है क्या एफपीओ नहीं ला रहे हैं, या अच्छा हो जाएगा। सो इसके सवाल के जवाब में एक ही चीज़ देखनी है, एफपीओ रद्द होने के बाद शॉर्ट कवरिंग कितनी आती है, जी। और जिन लोगों ने एफपीओ में पैसा लगाया है क्या वो कूद कूद कर खुश होकर अरे वाह 1000 रुपये नीचे मिल रहा है, खरीदते खरीदते और ज़्यादा खरीदते हैं, क्या ये जवाब सही है? या दूसरा वो जवाब कि जहां एफआईज की तरफ से या जो भी हो, एफआईज हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, जिनकी तरफ से डिलीवरी बेस्ड बिकवाली जो हो रही है वो खत्म होती है, वो रुकती है, या वो जारी रहती है? इसका जवाब स्क्रीन पर मिलेगा, मेरे पास नहीं है। मैं आपको सिचुएशन बता सकता हूँ, लेकिन जवाब स्क्रीन देगी। पर ये बढ़िया पॉइंट है सर कि आज लिटमस टेस्ट है। आज जेन्युइन इन्वेस्टर्स जो एफपीओ में पैसा लगा रहे थे, क्या अब 1000 रुपए के डिस्काउंट पर पैसा लगाते हैं कि नहीं? एक और कठिन सवाल है सर आपके लिए। जी, आज बाजार में क्या होगा? बाजार 9:15 खुलकर 3:30 बंद होगा, ये सबसे आसान काम है। लेकिन दीप, वाकई में इस तरह के बाजार को अंदाज लगाना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा सा अमेरिका को टच कर लेते हैं। जो कुछ ग्लोबल मार्केट्स में हुआ, कल अमेरिकी फेड की तरफ से उम्मीद के मुताबिक 1/4% ब्याज दरें बढ़ाई। कुछ चीज़ें अच्छी कही हैं पावेल साहब ने, और उस अच्छी चीज़ में एक ये कि शायद अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, 0.5% मैक्सिमम बढ़ाने की कोई ज़रूरत पड़े, उससे काम हो जाएगा। दूसरी अच्छी चीज़ ये हुई कि पहली बार उन्हें महंगाई कम आने के संकेत लग रहे हैं। Yes, sir. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत खुश होने की बात नहीं। जो कुछ खराब बातें कही, इस साल तो ब्याज दरें घटना भूल जाओ। अगर ज़रूरत पड़ी, महंगाई काबू में नहीं आई तो हमारा व्यू बदल भी सकते हैं, वो तो खैर हमेशा ही है। सो फेड की मीटिंग के बाद ऐसा कुछ खराब, बहुत अच्छा या बहुत ख़राब नहीं हुआ। मार्केट चूँकि मजबूती के मूड में है, और अमेरिका में एक चीज़ साफ दिख रही थी, पिछले 2 हफ्तों से देख ले, हर डिप को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी गिरावट आती है तो मैं ये कहूँगा कि ग्लोबल मार्केट से संकेत ठीक है। डॉलर इंडेक्स आपका कंफर्टेबल है, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रहे हैं, तो जिन संकेतों के दम पर फेड की मीटिंग के बाद आपको ग्लोबल मार्केट्स में आगे बढ़ना है, वो सब ठीक है, वहाँ कोई समस्या नहीं। वहाँ कोई समस्या नहीं। हमारा जहाँ तक सवाल है, ग्लोबल संकेत मैंने आज पॉजिटिव रखे हैं। फॉर अ चेंज दीप, आप सरप्राइज करेंगे, कल के एफआईज के आंकड़े शॉकिंग है, बहुत बढ़िया है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि फिर तो यही सवाल आता है। मेरे तो सवाल भी था, ये Who has आ कहाँ done से it? गए? Who has done it? ये हुआ क्या है कल? Who done it? मतलब 1785 करोड़ की कैश में एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा, मतलब एफआईज को बजट तो पसंद ही पसंद आया। आया।
अब पता नहीं है, मतलब अगर एफआईज ने भी नहीं बेचा तो अदानी का स्टॉक बेचा किसने फिर? करेक्ट। ये दूसरा बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो आई थिंक कैश में 1785 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर्स 800 करोड़ के खरीद डाले, स्टॉक फ्यूचर्स 243 करोड़ के खरीदा, मतलब आप एफआईज की जान लोगे अब ऐसे मार्केट और में? क्या करोगे? हाँ। इतने बढ़िया मार्केट में उनके आंकड़े तो सब बढ़िया हैं। अब ट्रेडर या अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स वो बेच कर जाए तो एफआईज क्या करेंगे? तो आई थिंक बड़े दिनों बाद एफआईज के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। लोकल फंड ने छोटी से ही 530 करोड़ की अपने हिसाब से खरीदारी की है। तो आज मुकाबला इस बात का भी है कि अदानी स्टॉक सेलर्स और एफआईज बायर्स, इन दोनों के बीच में कौन भारी पड़ता है। ये दूसरा संकेत है आपके लिए। और डीआईस के संकेत भी पॉजिटिव साइड में, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है। बजट भी सेंटीमेंट नेगेटिव को न्यूट्रल नहीं कर पाया, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सेंटीमेंट तो स्क्रीन से बनेगा। और स्क्रीन अभी भी आपको कंफर्ट नहीं दे रही है। बट एफआईज ने बजट को थम्स अप दिया, ये मान लेना ये तो मानना चाहिए, ये मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। बजट के लिहाज से एफआईज को कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब आइए आज के सपोर्ट रेंज 17,400 17,500 पहली निफ्टी की सपोर्ट जोन है, जिस पर फोकस करिए। इसके नीचे जाने के चांस कम है, लेकिन फिर भी नोट करके रखें 17,250 17,350 मजबूत खरीदारी की जगह आपके लिए निकल कर आएगी। बजट के बाद की ये आपके लिए स्ट्रेटेजी है। अब आइए हायर जोन 17,725 17,800, ये आपके लिए पहला हायर जोन है। और इसको पार करके अगर निकले टिके तो 17,850 17,950 बड़ा सप्लाई वाला लेवल आपके लिए निकल कर आएगा। अब आइए बैंक निफ्टी, छोटा हल्का सपोर्ट जोन जो है दीप, वो है 40,150 की रेंज में। 39,425 39,500 जो पिछले 2-3 दिनों के लोज हमने बनाए, कल भी हमने वहीं पर सपोर्ट लिया और इस हफ्ते पहले भी। सो आई थिंक वो मजबूत खरीदारी की जगह बनेगी। ऊपर 40,800 41,000 के आसपास एक हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, उसके पार निकले तो 41,400 41,650 ये फाइनल रेंज है। हालांकि कल निफ्टी ने मुझे अपसाइड पर सरप्राइज जरूर किया 42,000 तक पहुंचकर, लेकिन आज मैं 42,000 की अपसाइड एक बार इमीडिएटली नहीं देख रहा हूं। ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। और अब आपको डेटा तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 19% के आसपास, ये पुट कॉल रेशियो आपका बहुत कंफर्टेबल है 0.7 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.54 है, ये आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। और विक्स अनचेंज है यहाँ पर इस वक्त, ये आपके लिए संकेत है। मौजूदा पोजीशंस की भी बात कर लेते हैं फिर, क्योंकि कल हमने देखा निचले स्तरों से एक बार के लिए बाजार में रिकवरी जरूर रही, बट वाइल्ड स्विंग्स बहुत थे। 650 अनिल जी निफ्टी पर हमने स्विंग देखा है, 1500 पॉइंट का स्विंग हमने बैंक निफ्टी पर देखा है। बजट डे वॉलेटिलिटी तो आती है बट इतनी नहीं आती है। तो उस हिसाब से अगर आप समझें, और स्पेशली क्योंकि कल हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स रिक्लेम करके बाजार बंद हुए हैं, तो फिर मौजूदा पोजीशंस के लिए क्या राय बनती है? क्योंकि आज एसजीएक्स निफ्टी एक बार फिर से कमजोरी दिखा रहा है, 100-125 अंक नीचे है। हालांकि अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक है सर इस समय। ये बात मौजूदा पोजीशन के लिए इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस में छोटा दे रहा हूँ दीप 17,475 का। इनको ज़्यादा बड़ा और दूर का रखना है, वो कल के लो का रख सकते हैं जो कि 17,350 का है। लेकिन मुझे लगता है कि इतने रिस्क रखनी नहीं चाहिए, 17,475 काफ़ी है। क्लोजिंग 17,600 के नीचे नहीं मिल रही आपको पिछले 3-4 सेशन से, और 1 2 3 4 सेशन हो गए। तो अगर आज 17,600 के नीचे बंद होते हैं, धन्यवाद, गलती हो गई खरीदारी। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे का छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 40,000 का, और क्लोजिंग 40,300 का, क्योंकि पिछले 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन से आप 40,300 को होल्ड कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो आपको पोजीशन काट लेनी चाहिए। इंट्राडे में अगर आपको दूर का स्टॉप लॉस रखना है 39,400 होता है, जो मैं सजेस्ट नहीं करता। 1100 पर नीचे का मुझे जमता नहीं है। निफ्टी में भी इसलिए मैंने छोटा दिया है, बैंक निफ्टी में भी 40,000 का इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब आइए शॉर्ट साइड पर। शॉर्ट साइड पर भी स्टॉप लॉस छोटे रखें, क्योंकि वाइल्ड स्विंग में आपको बड़ा नुकसान नहीं करना है। 17,750 ये स्टॉप लॉस काफ़ी है। क्लोजिंग 17,900 के ऊपर होने पर आपको पोजीशन काटना है। ठीक है। बैंक निफ्टी 41,000 आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल है, और इंट्राडे में, और 41,650 क्लोजिंग बेसिस पर आपके लिए निकल कर आएगा। गॉट इट सर। नई पोजीशंस फिर? नई पोजीशन खरीदे 17,400 17,500 की रेंज अच्छी है, जहां पर आप एंट्री मार सकते हैं। कल के लोज 17,350 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट रखें 17,600 650 700 725 800 850 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं इंतजार करें, अगर आज मौका मिला, अब 150 पॉइंट नीचे दिख रहा है एसजीएक्स, तो वो तो मुझे नहीं पता कि आपको बाद वापस मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। आए तो ठीक, 17,800 17,900 की रेंज में मिले जब भी मौका तब बेचिए। 18,000 का स्टॉप लॉस होगा। 17,750 17,700 650 600 और 17,500 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करनी चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी खरीदना है आपको, मैंने बहुत दूर की रेंज दी है। अब आए तो ठीक, नहीं आए तो जाने दो।
क्या फ़र्क पड़ता है, एक आध दिन और देखो, सेटल होने दो मार्केट को। फिर करेंगे। मुझे लगता है आज या कल में मार्केट सेटल होने चाहिए, हो जाने चाहिए। होने चाहिए। मतलब जिस हिसाब की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, प्राइस डिस्ट्रक्शन, मूड माहौल, ये सब देखो। आज वीकली एक्सपायरी, या तो आज जो होना है हो जाए, खून खराबा जितना भी, या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक, अगले हफ्ते से हम थोड़े बेहतर हो जाएंगे। तो आज और कल मैं मौके देख रहा हूँ कि अगर कहीं भी बढ़िया मौका दिखता है तो बाजार में पैसा डालने का टाइम आ रहा है। हाँ, तो वो हम थोड़ा सा नज़र रखेंगे। फिलहाल 39,425-500 की वो रेंज है जहाँ आपको खरीदारी करने का मौका देखना चाहिए। 39,300 का होगा स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 39,850 और 925 के दो छोटे टारगेट, 40,150, 40,350 के दो मीडियम टारगेट, 40,500, 40,650 और 40,800 तक के बड़े टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। अब आइए बेचने की बारी। बैंक निफ्टी में 41,400 से 41,650 की रेंज आए तो बेची, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आप बोलेंगे ये तो कहाँ से आएगी, ठीक है। कल भी कौन सा लगता था कि नीचे की आएगी ऊपर की आएगी, दोनों आई, ठीक है। कल बजट का दिन था, लेकिन आजकल की वॉलेटिलिटी में क्या हो सकता है पता नहीं, इसलिए बिना लेवल के करना ही नहीं है ट्रेड, छोड़ दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस रेंज में ही बेचना है। 41,800 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 41,200, 40,900 दो छोटे टारगेट हैं, 40,825, 40,650 दो मीडियम टारगेट है, 40,525, 40,375 और 40,175 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। गॉट इट। अंबुजा बैन में है, कोई बदलाव नहीं है। बाकी डेटा तो समझिए सर, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के लिहाज से, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है। कोई ऐसे खास लेवल्स कुछ ज़्यादा खास ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा दीप। आप बोलोगे तो मैं फिर ऐसे एनालिसिस करूंगा, ऐसा कोई खास है नहीं। ठीक है। और एक्चुअली वीकली एक्सपायरी के दिन डेटा कम ही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना लोगों में। करेक्ट। क्या पोजीशन रखेंगे ऐसे मार्केट में, और क्या बनाएंगे बजट के दिन, अदानी ऊपर से 50 चीज़ें क्यों करना है जी। करेक्ट, तो बस वही वाली। ठीक है, बट एनालिसिस अनिल जी स्टॉक्स की तो ज़रूर करनी है। आइए सबसे पहले बिल्कुल अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। अशोक लेलैंड बहुत ही दमदार और शानदार नतीजे, और इन नतीजों के दम पर अशोक लेलैंड दीप अच्छी तेज दौड़ लगा सकता है। 3 से 5% तक की मजबूती की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाजार साथ नहीं दे रहा, अगर बाजार साथ दे तो 4-5% इसका चलना तय है। 4-5, हाँ, इतना चलना तय है। इतनी बढ़िया मजबूती यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए, और जो ऑटो कंपनी के अच्छे नतीजे पेश करने की जो ट्रेंड है उसको अशोक लेलैंड आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटानिया, इसने भी नंबर्स मजबूत पेश किए हैं। 1-2% की तेजी ब्रिटानिया में भी बन सकती है, इतनी तो बन सकती है। थोड़ा सा बाजार का मूड खराब, नहीं तो स्टॉक ऑफ द डे देने में मजा ही आ जाता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये दो स्टॉक अच्छे नतीजों के दम पर आपको ग्रीन तो करना ही चाहिए। बाजार के मूड माहौल के साथ नीचे खुले तो मौका खरीदारी का बन सकता है। बिल्कुल, तो बढ़िया नंबर्स, दोनों कंजम्पशन कंपनीज हैं, अशोक लेलैंड और ब्रिटानिया, इस पर रखनी है आपको नजर। चलिए, पूरी स्ट्रैटेजी तो है आपके सामने, बट इन नतीजों को थोड़े खास और डिटेल्स में जाना जाए, और साथ ही आज के ब्रोकरेजेस पर भी डालते हैं नजर। हमारी टीम है तैयार, अरमान, कुशल, नुपुर और साथ ही आशीष। अरमान, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स। बिल्कुल, कई सारे नतीजे आज भी आने वाले हैं, जिसमें आपको निफ्टी में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और टाइटन की जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। वहीं आपको एफ&ओ में भी 11 कंपनियों के आसपास जो है उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल, अपोलो टायर्स, बिरला सॉफ्ट, डॉक्टर लाल पैथलैब और कई सारी कंपनियां हैं जिसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में लिस्ट काफ़ी लंबी है, जैसे कुछ नाम जिसमें एप्टस वैल्यू, गल्फ ऑयल, जीएमएम फॉडलर, नितिन स्पिनर, जाइडस वेलनेस, हिंद रेक्टिफायर्स, आईजी पेट्रो, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिसके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में, जिसमें टीवीएस मोटर्स इंटरिम डिविडेंड है 5 का, और असीलिया सोल्यूशन इंटरिम डिविडेंड 35 का। और अंत में अगर ग्लोबल की बात करें तो ईसीबी की पॉलिसी है और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी। आपके लिए ट्रिगर्स, कुशल बताएं नतीजे आज के। मॉर्निंग दीप, नंबर्स के लिए आज से ब्रिटानिया पर फोकस रखे। ऑपरेशनली काफ़ी शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं, हालांकि रेवेन्यू इनलाइन आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन्स के लिहाज से 44% पर ग्रॉस मार्जिन्स आए, 38% के मुकाबले 19.5% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज किया है ऑपरेशनल लिहाज से, और 15.1% के मुकाबले ये बढ़ता हुआ दिखा है। मुनाफा लगभग 153% बढ़कर 932 करोड़ पर भी आता हुआ नजर आया, हालांकि एक एक्सेप्शनल गेंस भी है 360 करोड़ रुपए का। अशोक लेलैंड बीट ऑन ऑल एस्टिमेट्स यहाँ पर भी रहा है। मुनाफा 361 करोड़ पर आया है, 5.8 करोड़ के मुकाबले अनुमान 295 करोड़ रुपए का था। मार्जिन्स भी 4% से बढ़कर 8.8% पर आते हुए दिख रहे हैं। आईडीएफसी लिमिटेड नंबर्स अच्छे हैं, स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। मुनाफा 15 गुना बढ़कर 272 करोड़ पर आया है, और साथ ही जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट कंपनी है वहाँ पर भी 27 करोड़ का घाटा था, 229 करोड़ प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है। 11 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया है कंपनी ने। टाटा केमिकल्स नंबर्स और एबिडा यहाँ पर अबव एस्टिमेट्स हैं, मुनाफा हालांकि बिलो
एस्टिमेट्स दिख रहा है। मार्जिन्स 22.2%, 17.4% के मुकाबले मुनाफा 301 करोड़ से बढ़कर लगभग 400 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। हिंदुस्तान कॉपर नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं। मार्जिन्स 24% से घटकर 20.5%, मुनाफा भी 56% गिरकर 75 करोड़। और अंत में अजंता फार्मा नंबर्स मिले जुले हैं। मार्जिन्स 28.6 से 17.4% हो गए हैं। हालांकि आय में 16% का उछाल दिखा है, मुनाफा 30% गिरा है। ओके नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रेडिंगटन, जहाँ पे जो नतीजा है क्वार्टर 3 के वो काफ़ी मिले जुले आए देखे तो 31% से ऊपर है, लेकिन मार्जिन्स 3.2% से घटकर इस बार 2.7% के आते दिखे, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। एलिम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पर भी देखे तो मिक्स सेट ऑफ परफॉर्मेंस रही क्वार्टर 3 की। रेवेन्यूज़ 19% से इस बार बढ़कर आए हैं। मार्जिन्स में देखे तो 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है, 17% से कम होकर इस बार 16% के आते दिखे। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, जहाँ पर मिले जुले नतीजे क्वार्टर 3 के रेवेन्यूज देखे तो 17% से इस बार ऊपर है, लेकिन मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट का फॉल है। 4% थे इस बार 4.7% के आते दिखे। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, जहां पर जो नतीजे हैं क्वार्टर 3 के वो काफ़ी मिले जुले। रेवेन्यू देखे तो 4% से इस बार गिरकर है। कामकाजी मुनाफा भी देखे तो 27% से इस बार गिरकर आया है। मार्जिन्स 52% से डिक्लाइन है, 39% के आसपास आते दिखे। नलकास, जहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है और मार्जिन्स हालांकि जो है वो 5.9% से कम होकर इस बार 4.5% के आते दिखे। जो रेवेन्यूज़ है वहाँ पर 39% की इस बार ग्रोथ है और जो मुनाफा है वो भी 5 करोड़ के आसपास आते दिखाए। CDSL, जहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि कंपनी की आय में करीबन 7% की गिरावट दिखेगी। कामकाजी मुनाफा देखे तो 17.5% का डाउनफॉल है। मार्जिन 68% से कम होकर इस बार 60% के और मुनाफा भी देखे तो 10% से इस बार गिर कर आया है। ओके, अब आते हैं खबरों पर और शुरुआत करते हैं ऑटो सेल्स की। ऑटोस की अभी बात अनिल जी कर ही रहे थे। अरमान, ऑटो सेल्स के आंकड़े कैसे रहे? बिल्कुल, ऑटो सेल्स में कई सारे कंपनियां हैं जिनके आपको आंकड़े आते हुए दिखे हैं। जिसमें अशोक लीलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आए हैं। लगभग आपको देखेंगे टोटल जो बिक्री है लगभग 23% के आसपास जो है वो बढ़कर आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान 17,000 का था, वहीं 17,200 के आसपास जो है आती हुई दिखी है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आए हैं। जनवरी में अगर आप कुल बिक्री की बात करें तो कुल बिक्री यहाँ पर लगभग 6% गिर कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर स्कूटर की स्पेसिफिक अगर वहाँ पर बिक्री की बात करें तो वहाँ पर आपको लगभग 2% के आसपास की उछाल दिखेगी। आयशर मोटर, यहाँ पर भी जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं आंकड़े। टोटल VECV अगर आप बिक्री देखेंगे तो वहां पे 32% का आपको उछाल दिखेगा। मारुति सुजुकी, जनवरी का जो डेटा आता है प्रोडक्शन वॉल्यूम्स के जो नंबर्स हैं वहां पर कुल पीवी की अगर और उसी के साथ साथ जो कुल पीवी की अगर आप बिक्री की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको 13% का उछाल दिखेगा। और पीवी प्लस LCV अगर टोटल बिक्री की बात करेंगे तो वहां पे 15% का उछाल है। बिजनेस अपडेट्स में कोल इंडिया पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जनवरी में जो इनका कुल प्रोडक्शन का डेटा है वो लगभग 11.5% 12% के आसपास जो है बढ़कर आता हुआ दिखा है। और खबरों में इंडसइंड बैंक पर ध्यान रखिएगा। उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन बताया है कि जो कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप के प्रति बैंक का जो टोटल जो एक्सपोजर है उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। हालांकि जो ग्रुप है उसका नाम नहीं दिया है सर्कुलर में। उन्होंने कहा है कि ग्रुप के प्रति उनका कुल लोन बुक का अगर आप देखेंगे एज अ परसेंटेज लगभग 0.5% के आसपास है। और वहीं अगर नॉन फंड बकाया अगर आप देखेंगे लोन बुक का तो वहां पर 0.85% का। कुशल, बताएं आखिरी सेट ऑफ खबरें कौन सी है आपके पास? 3 खबरें हैं। ICICI प्रूडेंशियल यहाँ पर बिजनेस अपडेट है। 9 मंथ FY23 में जो नॉन यूनिट लिंक्ड पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 5 साल से ज़्यादा का AP है उसमें शेयर लगभग 6% का है। अब रेलटेल, यहाँ पर कंपनी को SBI से 253 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और साथ ही SVP ग्लोबल टेक्सटाइल्स, यहाँ पर प्रमोटर ने ओपन मार्केट के जरिए 30 और 31 जनवरी को 0.32% हिस्सेदारी बेची है। तो ये नेगेटिव फंड एक्शन आ रहा है प्रमोटर की तरफ से SVP ग्लोबल टेक्सटाइल्स में। ओके, तो ये तो रही आपके लिए सारी की सारी खबरें, बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। ये चलते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए कल इंश्योरेंस कंपनीज में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। आज काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले CLSA का व्यू आपको बता देता हूं कि यहाँ पर इन्होंने रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड। पहले देखिए HDFC लाइफ यहाँ पर अब डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दे रहे हैं। साथ में मैक्स फाइनेंशियल जहाँ पर पहले खरीदारी की राय थी अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। और ICICI प्रो और SBI लाइफ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डाउनग्रेड कर दिया गया है। पहले खरीदारी की राय थी अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। लेकिन सिटी इसने टारगेट प्राइस ऑलरेडी कट कर दिए हैं। HDFC लाइफ खरीदारी की राय को बरकरार रखा लेकिन टारगेट प्राइस किया है कट 695 से घटाकर सीधे 595, 100 रुपये की कटौती और 516 की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो SBI लाइफ यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है
खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1825 से घटाकर 1657। हालांकि स्टॉक लुढ़ककर ऑलरेडी 1109 रुपये पर आ गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटीसी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई, इसके बाद स्टॉक में बड़ा तेज रिएक्शन देखने को मिला था। हालांकि स्टॉक पूरी तरीके से रिकवर भी कर गया। मॉर्गन स्टैनली का व्यू है, ओवरवेट की रेटिंग है, 374 रुपये का लक्ष्य, 361 की क्लोजिंग। वहीं गोल्डमैन सैक्स देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं और इनका भरोसा इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा बड़ा है। इनफैक्ट 361 की क्लोजिंग है, 410 से बढ़ाकर इन्होंने 430 कर दिया। सिटी भी अगर आप देखें तो सहमति नजर आ रहे हैं क्योंकि खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 390 से बढ़ाकर 415 रुपये कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जुबलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर भी खास नजर रखिएगा। कल बाजार के दौरान नतीजे आए थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिला था। नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। सीएलएस से बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 490 से घटाकर 415 कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 624 से घटाकर 560 कर दिया है। और जेपी मॉर्गन इन्होंने भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो इन्होंने काटा है, 625 से घटाकर 485 कर दिया है। ये तो रहे आपके लिए सारी की सारी टॉप रिपोर्ट्स। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? अंशु वर्लपूल यहाँ पर भी देखिए जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 1640 से घटाकर 1400। अशोक लेलैंड यहाँ पर भी देखें तो नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नतीजे बढ़िया, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने कोई खास बदलाव नहीं किया। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 175 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज खरीदारी किराए देने 180 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा बहुत सारी कंज्यूमर फोकस्ड कंपनीज है जहाँ पर अगर आप देखें तो सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास। देखिए टाइटन पर अपग्रेड कर दिया, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब खरीदारी किराए दी है, 3000 रुपये का लक्ष्य दिया है। एबी फैशन यहाँ पर खरीदारी किराए दी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटा है, 365 से घटाकर 315 कर दिया है, 252 की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखिए तो एशियन पेंट्स यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से शार्प डाउनग्रेड आया है, पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब बिकवाली किराए है। लक्ष्य अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा काट दिया उन्होंने, इनफैक्ट काट के करंट मार्केट प्राइस से नीचे का कर दिया, 3100 से सीधे घटाकर 2580, 2744 की क्लोजिंग है। सिमिलरली कंसाइन एरोलैक यहाँ पर भी सेम व्यू आते हुए नजर आया है। जोमेटो यहाँ पर भी नजर रखिएगा, सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 85 से घटाकर 70, लेकिन स्टॉक चल रहा है 48 पर। और अंत में रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, यहाँ पर भी देखिए कंज्यूमर फोकस्ड कंपनीज है, तो सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 155 से घटाकर 135 कर दिया है, 110 की क्लोजिंग है। वंडरफुल। तो आशीष ये बताइए सबसे बढ़िया रिपोर्ट कौन सी लगी? सर रिपोर्ट तो मुझे कोई खास नहीं लग रही पढ़ने लायक। अगर आप देखें तो सीएलएसए की कंज्यूमर फोकस्ड कंपनीज हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अच्छा, आईटीसी की नहीं लगी? आईटीसी सर शॉकिंग है थोड़ा सा। शॉकिंग नहीं, सरप्राइजिंग। शॉक में तो झटका लगता है। हाँ, सरप्राइजिंग पॉजिटिव है। कहाँ लोग कहते थे कि इट इज आईटीसी मतलब इम्पॉसिबल ट्रेडिंग कंपनी। एब्सोल्युटली। जिस स्टॉक में बाय एट 200, स्टॉप लॉस एट 200 एंड टारगेट एट 200। कल बचाए इसी ये आता है। और कल ट्रेडिंग के लिए सबसे बेहतरीन स्टॉक जो हम लगातार बात करें, 10% से ज़्यादा का इंट्राडे मूव और डे हाई पर बंद होना है जब बाजार का हाल इतना खराब हो। तो हमारी रिसर्च भी थी कि सबसे ज़्यादा स्विंग आता है। बिल्कुल, एकदम टाइमली रिसर्च कि आप बजट के दिन सबसे बड़ी स्विंग जो देखते हो, बजट के दिन पिछले कई बजट से सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला स्टॉक आईटीसी बन चुका है। कल तो एक बड़ा ब्रेकआउट 355 के ऊपर जो चाहिए था वो मिलता हुआ दिखा। देखते हैं, चलिए आइए। वैसे सर काफ़ी सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, देखिए कि नहीं, काफ़ी सारे व्यूअर्स अदरवाइज भी कमेंट कर रहे हैं। आज हमारा ये जो बैकग्राउंड है, सेटअप है, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ये हम आ कहाँ गए हैं थोड़ा, ये तो हम आपके हमारे लिए तो डिफरेंट लग रहा है, लेकिन हमारे पैनल के लिए शायद नहीं, क्योंकि आज हम स्टूडियो से निकलकर बजट स्टॉक एक्सचेंज में है। हमने सोचा कि कल तो बहुत सारे मेहमान थे तो सबको एक साथ बजट स्टॉक एक्सचेंज में लाना मुश्किल काम था, लेकिन आज चलिए हमने कहा कि आप सबके बीच में शो किया जाए, आनंद लिया जाए और थोड़े मजबूत भी हों कि 10-10 देश के सबसे दिग्गज और बड़े एनालिस्ट के बीच में एंकर्स कितना दबाव महसूस करते हैं। लेकिन चिंता न करें, हमारी इनिंग शुभमन गिल जैसी होगी। और वैसे रणजी में हनुमा विहारी ने भी बहुत ज़बरदस्त गेम खेला, तो मतलब काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है और हमारे मैदान पर भी बहुत कुछ एक्शन होने वाला है। तो आइए सारे मेहमानों का करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे के साथ। तो सबसे पहले कौन आया ये बताइए। मुझे पता है, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कौन आया है। हिमांशु जी आए हैं शायद। हिमांशु जी आशु जी सबसे लास्ट में आए, मतलब सर कुणाल जी राके सबसे लेट कौन आया ये पूछो। वो तो आके वेट कर रहे थे, बोले आशु जी सबसे लेट माने जाएंगे, इसलिए वो रुक गए आपके चक्कर में, नहीं तो पहले ही से आगे थे। ओके हिमांशु जी, सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, सभी को, सभी पैनलिस्ट को आज 1-to-1 इन पर्सन गुड मॉर्निंग भी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे एक अपमूव, एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 929 रुपये के आसपास का कल का क्लोज है और मुझे लगता है कि यहाँ पर तेज़ी एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है। तो बाजार अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो इसमें खरीदारी करें,
915 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और 950 रुपये के टारगेट्स के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। गोदरेज कंज्यूमर, ये है वो स्टॉक जो पसंद है हिमांशु जी को। वागले साहब सुप्रभात। लगातार 2 दिनों से आपके साक्षात दर्शन, मतलब बहुत ही किस्मत की बात है, ऐसा आसान नहीं है। कल वागले साहब ने बहुत कोशिश की, हाँ मैं घर से कर लूँगा, नहीं आऊँ तो चलेगा, हमने पकड़ कर नहीं ऐसा होने ही नहीं देंगे। तो धन्यवाद सर, आप सुबह सुबह आ गए। मुझे डाउट तो था कि आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या होता है, कभी पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जो देख के पता भी नहीं चलता, ऐसी कोई बीमारी आप बोल दें, लेकिन फिर भी आप आए सर। सुप्रभात, स्वागत है, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, सारे पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे वो स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल वाली फीलिंग आप दिला रहे हैं लेकिन एक बात मानिए कि मैंने कोई झूठा कारण नहीं दिया। नहीं बिल्कुल, आपके प्यार ने मुझे यहाँ पे हाँ, क्या बात है, वो हमेशा है सर। वो दिल का कनेक्शन है, वो अलग बात है। बिल्कुल। अच्छा, आप जब डिस्कस कर रहे थे कि कौन लेट आया, कौन जब कौन लेट आया बोल रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था अरे कल के बाद आए तो सही बिल्कुल ठीक बात है। तो धन्यवाद सर, बताएं। मेरा आज के लिए ट्रेडिंग में मार्केट के चालू होने के बाद ही दूंगा, लेकिन ब्रॉडली मुझे टाटा मोटर्स ये लेवल पे बहुत अच्छा लगता है। मैं ट्रेडिंग कॉल नहीं दूंगा, ये एक इन्वेस्टमेंट पिक है। 400 के आसपास या 400-380 ये रेंज ऐसा है कि यहाँ पर बाय करके चले। मेरा मानना है 3 से 6 महीने में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। 550-600 का मेरा टारगेट होगा। ये माहौल में कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बाय करके होल्ड करिए। ये इन्वेस्टर्स के लिए कॉल है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, हाँ, आपका लगातार फेवरेट हो गया है टाटा मोटर्स। हाँ, मेरे हिसाब से बॉटम बन गया है इसमें लॉन्ग टर्म। हमारे इस साल की पिक के तौर पर भी है। बिल्कुल, साल 2023 टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही मजबूत होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। आप जो जी सर बताएं। आप जो गुजरात गैस का एग्जांपल देते रहते हैं और मेरे को उससे लिंक करते हैं, जो सही भी है। आई थिंक 150 वाला स्टॉक 500 हो गया। ये टाटा मोटर 400 का 350 हो सकता है, या 420 का वो 380 हो सकता है, लेकिन 3-4 साल में ये 1000-1200 भी हो सकता है आराम से, संभावना है। और बड़े टारगेट रखकर ही खरीदना चाहिए। और एक और ऑप्शन है, अगर आप डिलीवरी खरीद रहे हैं तो टाटा मोटर्स डीवीआर भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों जैन साहब, टाटा मोटर्स डीवीआर? ठीक है, मैं पहले जरूर से डीवीआर के बारे में बात करता था, एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, बट सोचिए आप 10 साल से गलत पढ़ रहा हूँ वेरी फ्रैंकली अनिल जी। 2012-13 में इस चीज को बोला था मैंने। हालांकि बीच में ये डिस्काउंट कम भी होता था, ज्यादा भी होता था, 55% से लेकर 45% के बीच में ये काम चलता था। बट ओवरऑल मैं टाटा मोटर्स के ऊपर, सॉरी संदीप बागले साहब, आप टेक्निकल से वो कर रहे हैं, बट मुझे फंडामेंटली जो डेट्स है उनके बुक्स में, उसको लेकर मैं बहुत डरता हूं। और मुझे इतनी बड़ी डेट्स वाली कंपनी और इतनी फियर्सली कॉम्पिटिटिव स्पेस में कोई कंपनी, मुझे डर लगता है। मतलब मैं समहाउ टाटा मोटर्स को लेकर, ठीक है, बंसल जी भी टाटा मोटर्स पे विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। आज तो मैं चाहूँ तो रोक भी नहीं सकता सब लोगों को। मैं कैसे बोलूँ कि आवाज़ नहीं आ रही है। जी सर बताएं। पहले तो जैन साहब को मैं राय दूंगा कि डर निकाल दें। अब तो JLR भी अनिल जी कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। ओके। और वो टाइम चला गया जब फ्लाईओवर पे रुकी गाड़ी इंडिका होती थी। अब तो नॉर्मल गाड़ी, हाई एंड गाड़ी, सारी गाड़ियां टाटा मोटर्स। हाँ, ये बात तो सही है। बट मेरा धन्यवाद है वागले जी को, अनिल जी, कि टाटा मोटर बढ़ेगा तो ऑटो ETF का हैवी वेट है, तो वो ऑटो ETF भी बढ़ेगा। और बीच में पता नहीं कितनी बार कुछ लोगों की ऑटो ETF का फ्यूचर नहीं है तो भी सेल कॉल आएगी। 4 बार आ चुकी है, पूरा रिपोर्ट कार्ड में बना रहा हूँ। इसलिए आज आपको नाम लेके बोलना पड़ेगा, सब सामने ही है। हर चीज में नाम लेने की जरूरत क्या है? क्यों आशु जी? आइए सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु, और गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट रूबरू सामने ही हैं। तो आज जो पिक ऑफ द डे है वो 18 क्वार्टर के हाई पे और 7 क्वार्टर के लो पे है। अब 18 क्वार्टर के हाई पे लोन ग्रोथ है और 7 क्वार्टर के लो पे इसका GNP है, और ये कंपनी है चोला फाइनेंस। नतीजे आए, दमदार नतीजे दिखे हैं। 31% के लोन ग्रोथ और GNP है 5.37%, जो 7 क्वार्टर के लो पे है। तो मुझे लगता है कि नतीजे दमदार है, मुनाफों में अच्छे YOY ग्रोथ दिख रहा है। चोला फाइनेंस बेहतरीन स्टॉक हो सकता है NBFC में। आपको टारगेट रखना है, पहला टारगेट रखना है 780 का, और पोजिशनल या लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 868 का। ओके,
तो चोला इन्वेस्टमेंट ये है वो स्टॉक, और कल काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन में रहा भी, और कल नहीं शायद परसों नतीजे के बाद जो भागा था, खतरनाक भागा नहीं, हाँ कल ही भागा, सॉरी 6% कल ऊपर था, तो दमदार एक्शन चोला में आता हुआ दिखा है। सुमी जी बताएं सर, सुप्रभात, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे मेरे पास सेल साइड का स्टॉक है। कल मार्केट्स में सेकेंड हाफ में जिस तरह से करेक्शन आया उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि शायद आज भी करेक्शन देखने को मिलेगा, और अभी भी ग्लोबल संकेत में SGX निफ्टी भी अभी नीचे ही दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक जो मैं पहले से सेल दे रहा हूँ, और इसके ऊपर मैसेज भी और टैगलाइन भी यही दिया हुआ है कि स्टॉक का नाम है ICICI प्रू, और इसमें बिकवाली हुई है शुरू। 500 के लेवल से करीब करीब कंटिन्यूसली कोई ऐसा है कि कोई ऐसा स्टॉक जिसके नाम के पास आके ये लगेंगे इसमें बिकवाली हुई है, खत्म वाला भी कोई ढूंढ के रखिएगा, कभी काम आएगा। भले ये शेयर आज काम ना है, देखो शेयर तो आपको, हाँ शेयर तो क्या आपको याद रखने पड़ते हैं, कब कौन सा काम आए पता नहीं चलता। कल देखे बग्गा साहब ने 2-4 मार दिए कहाँ से जंगल से ढूंढ के, है ना। बताएं सर। नहीं जी बिल्कुल, देखिए तेजी की तरफ के भी बहुत सारे स्लोगन है, और मैं ज़्यादा तेजी की तरफ के बनाता हूँ, सेल के तो कोई 2-4 बनाता हूँ। तो जो अभी आज स्टॉक है वो है ICICI प्रू। ये बहुत पहले से हम कंटिन्यूसली सेल साइड का व्यू दे रहे हैं, और अभी भी स्टॉक के अंदर वीकनेस है, और कल पूरे इस सेक्टर के अंदर दबाव देखने को मिला था। तो ICICI प्रू के अंदर बिकवाली करे, 425 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे में जो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 380 रुपये का इसका पहला टारगेट बनेगा, 370 रुपये का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 1-2 दिन मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है, तो इन स्टॉक्स में और इस स्टॉक में यहाँ से दबाव देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय ICICI प्रू में बिकवाली की। सेठी साहब बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। जी बाजार तो आज खुल रहा तो खराब है, पर जिस तरह से कल अमेरिका के बाजार में खास करके नैस्डैक में 2% की तेजी देखी गई है, मुझे लगता है आज का सेवियर अगर कोई होगा तो IT स्टॉक्स होने चाहिए। कल हम फैगन में भी देख रहे थे, उनमें अच्छी खासी खरीदारी चल रही थी। तो मेरा आज का पिक ऑफ द डे रहेगा TCS। इस पर खरीदारी करने की सलाह, 3460 का टारगेट है, 3375 का स्टॉप। ओके, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे के तौर पर पसंद सेठी साहब की तरफ से TCS। जैन साहब आपको क्या पसंद है? नहीं, मेरी भी, मैं सेठी साहब के साथ सहमति रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कल, नहीं सेम तो नहीं दे रहा हूँ सेक्टर सेम है, सेम हो तो मैं कुणाल जी राकेश जी की तरफ आगे बढ़ नहीं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि IT स्टॉक्स विल परफॉर्म वेल। जिस तरीके से कल नैस्डैक अच्छा बंद हुआ, और जितने सारे अभी मेजर्स बजट में लिए गए हैं, काफ़ी हद तक IT कंपनीज को काफ़ी फायदा मिलेगा। TCS, इन्फोसिस कल आउट परफॉर्म कर रहे थे मार्केट्स को। तो मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स, जो मिड कैप IT स्टॉक्स है, डेटामेटिक्स है, या फिर डीलिंक है, डीलिंक इनफैक्ट हार्डवेयर वाली कंपनी है, तो इन दोनों को खरीदा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए IT शेयरों में खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर जो आती दिख रही है वो आपके सामने रखी जाए। अदानी ग्रुप को लेकर आती हुई दिख रही है, और सिटी ग्रुप की वेल्थ यूनिट जो है उनकी तरफ से ये खबर आ रही कि उन्होंने अदानी सिक्योरिटीज़ को मार्जिन लोन्स देना बंद किया है कुछ समय के लिए। ये उनके सिटी ग्रुप की एक लैंडिंग आर्म है जो लोन और उधार देने का काम करती है। तो क्रेडिट स्विस ने जब एक्सेप्ट किया, बंद किया है उनके बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करना, उसके बाद अब सिटी ग्रुप की तरफ से ये रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। एसेंशियली दूसरा आप कह सकते हैं प्राइवेट वेल्थ आर्म ऐसा है जिसने ये कदम लिया। कल हमने देखा था क्रेडिट स्विस ने अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स की वैल्यू को 0 मार्क कर दिया था और उस पर मार्जिन लोन देना बंद कर दिया था, और आज सिटी के भी वेल्थ आर्म ने यही फैसला लिया है। तो जाहिर सी बात है, जो कल क्रेडिट स्विस ने किया था आज आपको सिटी करते हुए दिख रहा है। ये हमारे पास अभी खबर आ रही है। तो दूसरा बड़ा ग्लोबल वेल्थ आर्म ऐसा है क्रेडिट स्विस के बाद जिसने ये कदम उठाया सर। बिल्कुल ठीक बात है। और आप बढ़ते आगे, आशु सर हमारे साथ। आशु सर बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, अभी तो कोई पिक नहीं है। ओहो, वेरी गुड। खुलने के बाद देखेंगे, क्योंकि मार्केट तो ये मतलब न्यूज़ फ्लो तो अच्छा है नहीं है, तो सर अननेसेसरली कोई पिक देने की मुझे लगता नहीं है। पिक मेरा अगर बनेगा तो अनिल जी शायद बैंकिंग स्टॉक बने, बट देखना होगा कि इसका इफेक्ट क्या है, क्योंकि ये इसका स्पाइरल इफेक्ट है। ये तो चल रहा है ना, अभी वैसे परसों की न्यूज़ आई, सबको मैंने एक बात बोली कि FPO क्लियर हो गया, सब लोग कंफर्ट में आ गए कि सब चीज़ें ठीक हैं, एक नई चीज़ निकल के आई। तो आई थिंक ये जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, वन हैज़ टू बी अभी भी लिटिल। बाजार खुलने के बाद चलिए, तो आशु सर की पिक आएगी आपको बाजार खुलने के बाद, कुणाल जी राकेश जी की पिक आएगी बाजार खुलने के पहले।